Good morning. Today is 15 November 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First article of discussion is regarding the demonetization. जैसा आप सभी को पता है 500 और 1000 के नोटों का आजकल डिमोनेटाइजेशन हो रहा है। किस लिए? ब्लैक मनी को कवर करने के लिए। तो ये पहला आर्टिकल हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। कंटेक्स्ट आप सबको पता है। तो कंसिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं देखिए इसका। उसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे हमने डिस्कस किए थे। कौन से फ़ायदे? जैसे इन्फ्लेशन कम होएगा, करप्शन कम होएगा, टेरर फंडिंग पे लगाम कसेगी और जो नकली नोट है उन पर भी लगाम कसेगी। लेकिन इसके नुकसान भी बहुत हो रहे हैं, यानी शॉर्ट टर्म जो है वो नुकसान भी बहुत हो रहे हैं। कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं? लंबी लंबी लाइनें, सांप जैसी लाइनें देखने को मिल रही हैं और जो विलेजर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। देखिए शहरों में तो फिर भी कैश बहुत जल्दी आता है। आप दिल्ली की बात ले लीजिए, आरबीआई नज़दीक है, बैंक्स के पास जल्दी कैश आता है। लेकिन जो रिमोट एरियाज़ हैं, सोच के देखिए, एज्यूम करके देखिए, नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं, मेरे नॉर्थ ईस्ट का मेरा एक फ्रेंड है, उसने ये बताया कि हमारे तो पुराना कैश अभी भी चल रहा है कई जगह पे, क्योंकि वहाँ पे तो इतना दूर दराज के जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे तो कैश पहुँचाना आसान नहीं है। तो उनकी तो पूरी इकोनॉमी इन्हीं पर, कैश पर ही डिपेंडेंट है। वहाँ थोड़ी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से वो ट्रांजैक्शन करते हैं। और इकोनॉमी भी डिक्लाइन हुई है। इकोनॉमी कैसे डिक्लाइन हुई है? तो आप देखिए पिछले जब से ये अनाउंस हुआ है तब से कितना कम खर्चा लोगों से हो रहा है, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। तो और व्यापार, जो ट्रेडर्स हैं उनका व्यापार भी ठप पड़ गया पिछले कुछ दिनों से, और अभी ये चलने भी वाला है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आजकल में ठीक हो जाएगा। तो इकोनॉमी को भी इससे नुकसान पहुँचेगा। और कल भी हमने जो पढ़ा था कंजम्पशन पैटर्न, कल के इकोनॉमी के आर्टिकल में आपको याद होगा हमने कंजम्पशन पैटर्न पढ़ा था कि पब्लिक जो पब्लिकली कितना अपना खर्चा करती है, जनता कितना खर्चा करती है, उस पर भी इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो जनता, अब ये जो क्वार्टर है यानी लास्ट क्वार्टर है, इकोनॉमी 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड होती है। जो लास्ट क्वार्टर है 3 महीनों का, इसमें जब इसके फिगर्स रिलीज होंगे तो आप देखिएगा काफ़ी फ़र्क इस पर मिलेगा। तो हार्डशिप्स तो डेफिनेटली जनता को हो ही रही है। खाने के पैसे भी नहीं है कई जगह, तो जैसे आपने देखा कि इलाज नहीं कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और सर्वाइव करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो ये सारी दिक्कतें जनता झेल रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फ़ायदे भी हैं और शॉर्ट टर्म नुकसान भी हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, इमीडिएटली क्वेश्चन तो ये उठता है, ठीक है मान लीजिए इंटेंशन आपकी सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं कि इंटेंशन सरकार की सही है ब्लैक मनी को कर्व करना, लेकिन प्लानिंग गलत है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। प्लानिंग और अच्छे से हो सकती थी, कुछ ऐसे स्टेप उठाए जाते तो डेफिनेटली कुछ जो हार्डशिप्स जनता झेल रही है अभी फिलहाल, उनको कम डेफिनेटली किया जा सकता था। यह बात भी सही है। देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये उठता है, प्लानिंग गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकी? प्लानिंग गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि ये सारी की सारी सीक्रेसी रखनी थी। अगर लार्ज स्केल पर प्लानिंग की जाती तो पता ही लग जाता जनता को। तो फिर जिस लिए ये स्टेप उठाया गया है उस स्टेप का कोई औचित्य बनता ही नहीं। तो अब देखिए कई लोग कहते हैं कि एटीएम्स को पहले से रिकैलिब्रेट कर लेना चाहिए था नए नोट्स के अनुसार। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए अब एटीएम को रिकैलिब्रेशन किया जाता पूरे इंडिया में, तो रिकैलिब्रेशन करता कौन? बैंक एम्प्लॉइज। जब इतने लार्ज स्केल पर पहले से एटीएम को रिकैलिब्रेट किया जाता तो बैंक एम्प्लॉइज के द्वारा क्या ये नहीं बताते? तो इतने सारे बैंक एम्प्लॉइज जब एटीएम का वो कैसेट चेंज करते हैं जिसमें नए नोट डलते हैं, उसके अनुसार वो कैसेट बनाते हैं अपने, ताकि एटीएम नए नोट निकाल सके। तो अब ये बैंक एम्प्लॉइज तो देखिए कहीं ना कहीं लीक तो करते ही ना इस बात को। अब इतने लार्ज स्केल पर हजारों एम्प्लॉइज हैं, जब वो ये काम करते तो वो लीक नहीं करते। तो इसीलिए तो ये कहते हैं कि ये प्रोसेस डिमोनेटाइजेशन की कुछ ही लोगों को पता था, तो लार्ज स्केल पर प्रिपरेशन करना पॉसिबल नहीं था। तो वही बात यहाँ पे उठता है कि हाँ ये गलती तो मुझे भी लगता है, ये गलती तो डेफिनेटली मुझे भी लगती है। 500 के नोट पहले क्यों नहीं छापे गए? देखिए 2000 के नोट हैं, अभी क्या है, बैंक्स अभी तक तो अभी आ गए हैं मार्केट में 500 के नोट भी। अभी तक देखिए 2000 के नोट बैंक दे रहा है। अब 2000 नोट का क्या फायदा? अब देखिए सब्जी वाले से आप 50 रुपए की सब्जी लेंगे तो वो 1950 रुपए थोड़े ना वापस देगा। तो इस तरह से 2000 के नोट का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट को कम से कम 500 रुपए के नोट पहले से प्रिंट करके रखने चाहिए थे। ये गवर्नमेंट की गलती है। और आगे देखिए कौन कौन से इसमें स्टेप हैं। अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप उठाए हैं, कुछ जो पीपल हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं थोड़ा उनको कम करने के लिए। जैसे सिटीजन्स और दिव्यांग के लिए यानी डिसेबल्स के लिए एक सेपरेट लाइंस होगी, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि देखिए 3-4 घंटों में खड़ा होना, घुटने दर्द हो जाते हैं। डेफिनेटली ये तो बहुत सीरियस इशू है। ये स्टेप पहले ही उठाया जाना चाहिए था सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग के लिए, जो स्टेप अभी उठाया गया है वो तो। और जो जरूरी
एमिनिटीज़ हैं, यानी ज़रूरत की वस्तुएं, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल्स में इलाज, नेशनल हाईवेज़ पे आना जाना, और इस तरह की जहाँ भी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे पुराने नोट अभी भी चलेंगे। उसकी डेडलाइंस को एक्सटेंड कर दिया गया 24 नवंबर तक। इवन कई जगह हैं जैसे नेशनल हाईवेज़ और टोल प्लाजाज पर तो ये फ्री कर दिया गया है ताकि लोगों को दिक्कतें ना आए। ATM की लिमिट बढ़ा दी गई है 2500। जो बैंकिंग कोरस्पोंडेंट होता है, देखिए बैंकिंग कोरस्पोंडेंट क्या होता है, ये प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग कोरस्पोंडेंट क्या होता है, जो विलेजर्स या रिमोट विलेजर्स, वहाँ क्या होता है, वहाँ बैंक तो होता नहीं, तो वहाँ बैंक नहीं होता ना, तो उनको अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी हो तो वो कैसे करेंगे। वहाँ पे ना बैंकिंग कोरस्पोंडेंट होता है, इनके पास छोटी सी मशीन होती है, कुछ भी मान लीजिए आप, टैब मान लीजिए या कुछ भी छोटी सी मशीन होती है, तो उनसे ये बैंकिंग कोरस्पोंडेंट एक बंदा होता है पर्सनल, ये उन लोगों को सहायता करता है रिमोट विलेजर्स को ट्रांजैक्शन करने में। ये उनसे पैसे ले लेता है, जैसे 2000 दे दीजिए मैं आपके खाते में जमा करा दूंगा, वो उनसे पैसे लेके उनके लिए काम कर देता है। इस तरह के काम करता है बैंकिंग कोरस्पोंडेंट, एक तरह का साथी होता है ये, बैंकिंग का साथी। लेकिन इन पे एक लिमिट होती है ताकि इसका मिसयूज ना कर सके। तो अब गवर्नमेंट ने इसकी लिमिट को 50,000 कर दिया है। माइक्रो ATM चलाए जा रहे हैं जगह जगह पर, और मोर कैश टू पोस्ट ऑफिस। देखिए पोस्ट ऑफिस विलेजेस में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करता है, तो पोस्ट ऑफिस के पास ज़्यादा कैश आना चाहिए। तो गवर्नमेंट इस पर भी काम कर रही है कि पोस्ट ऑफिस को ज़्यादा से ज़्यादा कैश दिया जाए ताकि रिमोट विलेजर्स को दिक्कत ना आए। तो ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए हैं। तो अगला आर्टिकल हम अभी डिस्कस करते हैं। अगला जो आर्टिकल है ये कोलंबिया का आर्टिकल है। तो कोलंबिया के आर्टिकल में अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है। कोलंबिया देखिए, ये साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, और इसकी आप बॉर्डर लाइंस देख लीजिएगा। वेनेजुला से इसका बॉर्डर मिलता है, नीचे इक्वाडोर से मिलता है, और नॉर्थ पैसिफिक ओशन से कहाँ कहाँ सी फेसिंग है, कहाँ कहाँ किन किन देशों से बॉर्डर लगता है, ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा क्योंकि न्यूज़ में है। और देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, कोलंबिया में 50 साल से 52 साल से एक संघर्ष चल रहा था। FARC जो एक रिबल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जैसे हमारे देश में नक्सलिज्म है वैसे ही इनके देश में FARC, ये मान लीजिए आप। तो FARC और गवर्नमेंट के बीच में एक संघर्ष चल रहा था। इन पर आरोप लगे FARC ने, इन्होंने ड्रग ट्रैफिकिंग करी, इन्होंने रेप्स किए, इन्होंने एक्सटॉर्शन किया, बहुत सारे क्राइम्स इन्होंने किए सत्ता हथियाने के लिए। और अब 52 साल बाद एक डील साइन हुई जिसे कहा जा रहा था पीस डील। ये पीस डील साइन हुई, और इसके बीच इस पीस डील में क्या तय हुआ कि ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे, अब मेन स्ट्रीम में आएंगे। फिर इस पीस डील को जनता के सामने रखा गया जनमत के लिए, यानी रेफरेंडम के लिए, जैसे ब्रिटेन में हुआ था। उस रेफरेंडम में लोगों ने उस पीस डील को इनकार कर दिया। लोगों ने कहा नहीं चाहिए हमें पीस डील, क्योंकि इन्होंने किए बहुत ज़्यादा क्राइम्स, और ये तो गलत बात है, जस्टिस मिलना चाहिए, गलत काम की गलत सज़ा। लोगों ने उस रेफरेंडम में इस डील के विरुद्ध अपना पक्ष रखा। और इसी बीच गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट, यानी जो देश के प्रेसिडेंट थे सैंटोस, उनको नोबेल प्राइज़ मिला। अभी तक हमने ये डिस्कस कर चुके हैं, यानी ये बैकग्राउंड था ये। अब क्या हुआ है, अब हुआ है ये देखिए, पूरी टाइमलाइन भी है। आप मतलब कुछ खास नहीं पूछेंगे, नहीं ज़्यादा, लेकिन पता होना चाहिए चल क्या रहा है बस थोड़ा सा। FARC के साथ 2012 में नेगोशिएशन स्टार्ट हुई, इन्होंने सीज फायर साइन किया, और ये सब हैं, अभी चल रहा है, कुछ नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मेन बात ये है कि अब क्या चलेगा। अब ये हो रहा है, इस आर्टिकल में क्या है, एक नई डील साइन हुई है, यानी इसी साल के पिछले महीने ही हमने पढ़ा था वो डील रिजेक्ट हो गई। 4 साल तक नेगोशिएशंस के बाद में उस रिबल संगठन के साथ में जो डील गवर्नमेंट ने साइन की थी FARC के साथ में, वो एक नई डील अब साइन हुई है। अब वो दोबारा से रेफरेंडम के लिए जाएगी। तो अच्छी चीज़ तो ये है कि पीस प्रोसेस जारी है, यानी हथियार नहीं उठाए उस रिबल संगठन ने। लेकिन बुरी चीज़ ये है कि बार बार रेफरेंडम करवाना, इससे तो जो लेजिटिमेसी है, जो मोरल आप कह सकते हैं मोरल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की, वो हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। मेन इशू क्या है इस पूरे में, किस बात पर सबसे ज़्यादा विवाद है। सबसे ज़्यादा जो विवाद है वो इस बात पर है कि क्या इस FARC को, चलो ठीक है आपने इनको माफ़ कर दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने इनको माफ़ कर दिया, लेकिन क्या इस FARC को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार देना चाहिए, यानी चुने जाने का अधिकार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या यही आपके MP MLA बनेंगे, यानी कोलंबिया की बात हम कर रहे हैं। तो जनता कह रही है क्या ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट नहीं है।
एक तो आप जस्टिस नहीं दे रहे इनको तो सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, यही लोग कल को हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन के आएंगे, हमारे लीडर बन के आएंगे, तो यह तो गलत है। इसका मतलब तो यह है कि साफ साफ आप इनको रिवार्ड कर रहे हो, आप इनको यू कैन से दैट मोटिवेट कर रहे हो आगे से कोई भी रिबल बने और वो फिर बाद में पीस नेगोशिएशंस करे गवर्नमेंट के साथ में और फिर वही चुन के आए। तो यह तो आप रिवार्ड कर रहे हो। गलत प्रोसेस, गलत प्रेसिडेंट ये है। अब देखिए, यह तब मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब इसको इंडिया से कनेक्ट करके देखिए। क्या आपको लगता है कि इंडिया को नक्सलिज्म के साथ में अगर कोई ऐसी ही डील होती है, क्योंकि नक्सलिज्म ने हमारे बहुत से सिक्योरिटी पर्सनल और सिविलियंस को मारा है। वो कहते हैं सिविलियंस को हम नहीं मारते, वो जनता के साथ ही हैं, लेकिन कई बार मारे जाते हैं सिविलियंस भी, निर्दोष सिविलियंस के भी कई बार मतलब एक्सीडेंट में या कैसे भी मान लीजिए। अब देखिए, क्या गवर्नमेंट को अगर कल को नक्सलिज्म के साथ में पीस नेगोशिएशन साइन करने, तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस तरह का बात हमारे देश में हो तो क्या हो सकता है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। देखिए, थोड़ा सा अगर मैं इस पे बताऊं तो आपको, इंडिया की पॉलिसी हमेशा से ये रही है, इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि इंडिया कहते हैं कि नक्सलिज्म तो हमारे अपने लोग हैं, ये पॉलिसी से भटके हुए हमारे अपने लोग हैं। सिसेशनिस्ट जो पॉलिसी होती हैं, यानी जो भी रीजन अलग देश की मांग करता है, आप JNK के आप सेपरेटिस्ट मान लीजिए, इस तरह की पॉलिसीज इंडिया कभी बर्दाश्त नहीं करता। और इंडिया कहता है नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, लाइक हार्ड हैंडेड और हथियार यूज करेंगे और आर्मी जो भी यूज कर रहे हैं हम करेंगे, इस तरह की पॉलिसीज के खिलाफ में जो अलग देश की मांग कर रहे हैं, हमारे देश का टुकड़े करना चाहते हैं। बस यही पूरा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अगला आर्टिकल क्या हो सकता है? ये देखिए, अगला आर्टिकल ट्रंप पे ही आर्टिकल है, ये भी कुछ खास आर्टिकल है नहीं, ये वाला बीच वाला। कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट देखिए, ये है ट्रंप की विन, और जो कि काफ़ी शॉकिंग विन थी, हैरान करने वाली जीत उनकी थी ये। और अब देखिए, इसको कनेक्ट कीजिए 9/11 से। 9 सितंबर 2001 नहीं 11 सितंबर था, हाँ 11 सितंबर 2001 को एक अटैक हुआ यूएस में। तो देखिए, आज उसके ऑलमोस्ट 15 सालों बाद 2016 में ट्रंप चुने जाते हैं। तो आप इसको कनेक्ट कीजिए। वो अटैक जो अटैक था वो अमेरिका पे अटैक नहीं था, अमेरिका की आइडियोलॉजी पे अटैक था। वो अटैक किया गया था मुस्लिम इमिग्रेंट्स के सहायता से। तो अब जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं, ट्रंप अब एक है राइट विंग। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए, यूएस की पॉलिसी जो है, यूएस की पॉलिसी है इंटरनेशनलिस्ट पॉलिसी आमतौर पर रही है। यूएस अपनी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा बोस्ट करता है। यूएस कहता है हम कोई भी आइडियोलॉजी को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, हमारा वैल्यूज़ यही है कि सारे लोग यहाँ पे मिलजुल कर रहें और प्रोस्पेरिटी हमारी वैल्यू है। तभी तो वहाँ पे इतने ज़्यादा नोबेल प्राइज़ मिलते हैं, तभी तो वहाँ पे बंदे की टैलेंट की कीमत, यूएस कहता है हमारे देश में बंदे की टैलेंट की कीमत है। ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई एथनिसिटी है, कुछ भी नहीं है हमारे देश में। लेकिन अब 15 सालों बाद उस अटैक के बाद में एक राइट विंग आप समझते हो ना। देखिए, राइट विंग वो होते हैं जो नेशनलिज्म, यानी आप उग्र राष्ट्रवाद, जिंगोइज्म कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसे। जैसे ट्रंप अब ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं एक दीवार खड़ी कर दूंगा मैक्सिको और यूएस के बीच में, क्योंकि मैक्सिको से बहुत ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकर्स और इमिग्रेंट्स हमारे देश में आते हैं। मुस्लिम इमिग्रेंट्स पर उन्होंने हार्ड लाइन ली। उन्होंने जो लैटिन अमेरिकाज के दूसरे लोग हैं और अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उन पे हार्ड लाइन ली। तो ये सब हार्ड लाइन्स लेना मतलब क्या है? अपने देश की तरफ ज़्यादा झुकाव, बहुत ज़्यादा झुकाव। यानी ट्रंप एक राइट विंग है। जो बंदा पूरे बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की बात करता है वो राइट विंग कहलाता है। और जैसे देखिए, अब हुआ क्या, यह तो अमेरिका की वैल्यूज़ के खिलाफ होगा, जैसे हमने पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं। तो बस यही पॉइंट था, मतलब इसका कंटेक्स्ट यही था। और आप देखिए, मीडिया और सारी फंडिंग सब कुछ क्लिंटन के साथ में थी, इसके खिलाफ में थी, तो इसलिए शॉकिंग है। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो ट्रंप की पर्सनैलिटी है, जो थोड़ी अलग पर्सनैलिटी उनकी है, वो देखिए गलतियां करते हैं, माफ़ी भी नहीं मांगते, एक तरह का बोस्टिंग उनका करैक्टर है, ऑफेंसिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बीच में काफ़ी टेप्स उनके सामने हैं कैसे लैंग्वेज उन्होंने महिलाओं के खिलाफ में यूज़ में की। लेकिन देखिए, उन्होंने ये सब किया, लेकिन वो श्योर थे, क्योंकि उनको पता था कि जो काम मुझे करना है, जिन वोटर्स को मुझे रिझाना है, मैं रिझा चुका हूँ। यानी वो उस दिन हमने डिस्कस किया था, ब्लू कॉलर वर्कर्स, वाइट स्किन्स, इन जैसे जो इनके वोट बैंक थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उन पर आरोप लगे हैं महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी के, या फिर उन पर आरोप लगे हैं कि एक देश को बांट रहे हैं। उनको बस चाहिए था पॉपुलिज्म, ट्रंप को पॉपुलिज्म से जनता को रिझाना।
पॉपुलिज्म ये होता है कि आप ना जनता के पक्ष में, यानी फ्रीबीज, जैसे आप एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप तमिलनाडु में क्या होता है, तमिलनाडु में जब भी इलेक्शन होता है तो क्या होता है, फ्री टीवी बांट देते हैं, फ्री टीवी और फ्री फ्रिज और ये सब बांट देते हैं, अम्मा के कैंटीन, ये सब वहाँ पे तमिलनाडु में चलता है। मतलब तमिलनाडु में ज़्यादा चलता है, वैसे हर स्टेट में ही चलता है। तो ये होता है पॉपुलिज्म, यानी पैसे को बांट देना या फिर इस तरह के जनता के पक्ष में ऐसी पॉलिसीज का यूज करना जो रैशनल ना हो लेकिन जनता को शॉर्ट टर्म फायदा उसमें लगे, इस तरह की चीज़ को पॉपुलिज्म आप कह सकते हो। और देखिए मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म पर वो चले, उन्होंने मेजोरिटेरियन ये नेशनलिज्म का कार्ड खेला, यानी वाइट वहाँ पे मेजोरिटी में है और इनके पक्ष की इन्होंने बात करी। और ब्लैक के यू कैन से दैट उनकी पॉलिसीज थी जो ब्लैक्स के पक्ष में नहीं कह सकते आप उनको, कम से कम मतलब खिलाफ नहीं कहते तो आप पक्ष में नहीं कह सकते। और यूएस की जो सोसाइटी है अभी टर्मोइल में है। टर्मोइल में कैसे है, देखिए टर्मोइल में ऐसे कुछ स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया की जो इकोनॉमी है वो फ्रांस से भी ऊपर चली गई है अभी। इसमें डेटा दिया है, आप डेटा देख लीजिएगा। 6th लार्जेस्ट है शायद दुनिया की, पता नहीं 8th लार्जेस्ट है। और जो ये कोस्टल जो स्टेट्स हैं ना, कोस्टल स्टेट्स यहाँ पे भी इन्होंने बहुत तरक्की करी है और यहीं पे सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं। हमारे लोग जैसे इंडिया के लोग यहाँ बहुत हैं, टेक्सास में इंडिया के लोग बहुत हैं और भी कई जगह हैं। जो हॉलीवुड है वो भी कैलिफोर्निया में है, लॉस वेगास और न्यूयॉर्क और ये सारी सिटीज़ हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है। तो इन जो कोस्टल सिटीज़ हैं इन्होंने बहुत तरक्की करी है। और जो बीच के कंट्रीज़ हैं ये इन्होंने ना तो यहाँ पे इमिग्रेंट्स इतने ज़्यादा और ना इन्होंने इतनी ज़्यादा तरक्की करी है। मतलब इतनी ज़्यादा का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऐसे हैं अभी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और लेकिन है कहने का मतलब यही है कि सोसाइटी टर्मोइल में है, डिवाइडेड है यूएस अभी, ना सिर्फ डेवलपमेंट वाइज, सोसाइटी वाइज भी डिवाइडेड है और सेंटिमेंट्स वाइज ये भी डिवाइडेड है। मतलब काफ़ी तरीक़ों से अब ये डिवाइडेड हैं। तो अब ये क्वेश्चन एक बड़ा ये उठता है, क्वेश्चन क्या उठता है, क्या सिर्फ ये यूएस में एक राइट विंग बंदे की जीत थी या फिर ये पूरा ट्रेंड वेस्टर्न कंट्रीज में भी चल रहा है? ये पूरा ट्रेंड है। देखिए आप, हमें इसका थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ, सोशल सिक्योरिटी की बात की। आपने देखा हुआ यूएन आया, यूनाइटेड नेशंस, ताकि ये डिसाइड किया गया था कि जो भी मुद्दे हैं उनको बातचीत से, नेगोशिएशन से सोल्व कर लिया जाए और आपस में देशों के बीच में एक परस्पर अच्छे संबंध बने, एक वेलफेयर की पॉलिसीज अपनाई गई और पीस अपनाई गई। ये सारी चीज़ें वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में हुआ। और देखिए जब बाद में ये ट्रेंड चलता रहा कुछ सालों तक और बाद में ऑयल प्राइस हाइक हुआ, यानी 1973 के में जो हुआ था, अरब क्राइसिस हुआ था 1973 में। उसके बाद में इन देशों ने ना, अरब की कंट्रीज़ ने अपने कार्टेल से तेल के दाम बढ़ा दिए थे दूसरे कंट्रीज़ के लिए। उसके बाद में ये राइट विंग का पैटर्न स्टार्ट हो गया। रोनाल्ड रेगन जो ये यूएस के थे, जो थाचर यूके की थे प्राइम मिनिस्टर, और इवन जर्मनी में भी, इन सब कंट्रीज़ में एक राइट विंग का पैटर्न स्टार्ट हुआ। अब देखिए इराक वार के बाद में 2001 में 2001-3 इनमें, एक में अफगानिस्तान, 3 में इराक वार जब हुआ तो वहाँ पे उसके बाद में 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए यूरोप में। और उसके बाद में देखिए ये पैटर्न सा स्टार्ट हो गया है। उसके बाद में यूरोप की सोसाइटी आप देखिएगा और वेस्ट की सोसाइटी और ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, डिसऑर्डर है। आप ब्रेक्जिट का एग्जांपल ले लीजिए, सोसाइटी कैसे डिवाइडेड है। अभी यूएस का इलेक्शन ले लीजिए तो ये देखिए अब जो ये ट्रंप फेनोमेनन है, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो जीत के आए हैं, यह सिर्फ इसी देश के साथ सीमित नहीं रह सकता। अब देखिए ऑस्ट्रिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं, डच में भी इलेक्शन होने वाले हैं, फ्रांस में, जर्मनी में, इन सब में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो यहाँ भी राइट विंग के बंदे चुने जा सकते हैं। अब देखिए जर्मनी में भी इशू है। जर्मनी में क्या इशू है, अब सीरिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो अभी मर्कल ने क्या किया, जो वहाँ की अभी चांसलर हैं, मर्कल ने इन सीरियन इमिग्रेंट्स को खुले हाथों से स्वागत किया और कहा कि आप हमारे देश में आ जाइए। इस बात का विरोध किया अपोजिशन पार्टीज़ ने, जो राइट विंग की अपोजिशन पार्टीज़ थी। राइट विंग अपोजिशन पार्टी होती हैं वो हमेशा यू कैन से दैट प्रोटेक्शनिस्ट रहती हैं, मेजोरिटी में रहती हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए। इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ, मेजोरिटी हिंदू है यहाँ पे, तो हमेशा यू कैन से दैट यूँ कहते हैं कि हमारे देश में सिर्फ हिंदू रहने चाहिए। इस तरह की बातें राइट विंग लोग करते हैं, जो कि गलत है, ऑफ कोर्स गलत ही है। और
ये इसी तरह की बात अब जर्मनी में भी होने लगी है। जर्मनी में जो अपोजिशन की पार्टीज हैं राइट विंग की, वो भी कहने लगी हैं कि आप क्यों इमिग्रेंट्स को बुला रहे हो, ये हमारी जॉब्स ले जाएंगे, ये हमारी एम्प्लॉयमेंट के लिए खतरा है, इस तरह की बातें जो हैं। तो यही सारी पूछ, देखिए अब वेस्टर्न सोसाइटीज में 4 तरह के पॉइंट्स हैं, 4 तरह के पॉइंट्स हैं वहाँ पे खतरा क्यों है और उनके लिए एक गलत संकेत क्यों है। देखिए एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये बड़ा वो है, मतलब उम्र उनकी ज़्यादा हो रही है और जो प्रोक्रिएशन है वो रेट है वो कम है, यानी फर्टिलिटी रेट वहाँ पे कम है। आपको हैरानी होगी कई कंट्रीज़ जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जैसे ये हो गए हमारे फिनलैंड वगैरह, नॉर्वे वगैरह, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोस्पर्स हैं ये कंट्रीज़ और यहाँ की पॉपुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी होती जा रही है। यहाँ तो आपको हैरानी होगी सुनकर कि ये होता है कि चाइल्ड की बर्थ पर आपको एक फ्रिज फ्री दिया जाएगा। सही में सुनने में मजाक लगेगा लेकिन इस तरह की पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे, क्योंकि फर्टिलिटी रेट वहाँ पे बहुत ही कम है और इमिग्रेशन बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन बढ़ रही है और बाहर के लोग आए जा रहे हैं यहाँ पे, इनकी खुद की आइडेंटिटी लूज हो रही है, इसलिए इनकी सोसाइटी को खतरा लगता है। इनइक्वलिटीज़, असमानताएं गरीब और अमीर के बीच में बहुत बढ़ रही हैं। हमारे इंडिया में इनइक्वलिटी है लेकिन इंडिया से भी ज़्यादा यूएस में है। यूएस की जो सोसाइटी है वो हमसे भी ज़्यादा इनइक्वल है। एक ग्लोबलाइजेशन देख लीजिए आप, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट ये पड़ रहा है कि अभी देखिए इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। आज यूएस में कुछ होता है, कल की खबर ले लीजिए आप, न्यूजीलैंड में अर्थक्वेक आया, सुनामी आई और बिल्कुल मिनट्स में खबर पहुंच गई हमारे देश में। इवन नॉट हमारे देश में, सिर्फ पूरे कंट्रीज में 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर, 15 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकंड में पूरी खबरें पहुंच जाती हैं। सॉफ्टवेयर कम्युनिटी बनी हुई है, लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ है ग्लोबलाइजेशन से? सॉफ्टवेयर कम्युनिटी आ रही है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कम्युनिटी क्या होती है, ऐसे में इन शब्दों को यूज कर सकते हैं। देखिए हार्डवेयर कम्युनिटी वो होते हैं एक अच्छे रिलेशंस कम्युनिटी के आपस में, यानी परस्पर अच्छे रिलेशंस। सॉफ्टवेयर कम्युनिटी होती है कि किसी से कुछ लेना देना नहीं, जैसे हमारे देश में भी हम कहते हैं शहरों में तो यही नहीं पता भी पड़ोसी क्या करता है। इस तरह की कम्युनिटी वहाँ पे आते हैं, बढ़ रही है सॉफ्टवेयर कम्युनिटी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जिनका सिर्फ इंडिविजुअल अपने आप में इफेक्ट, पूरा दिन फेसबुक चलाना, पूरा दिन ट्विटर चलाना, वर्चुअल दुनिया में रहना, कम्युनिटीज़ का आपस में जो एक वो था, एक यू कैन से दैट बॉन्डिंग थी, वो कम हो रही है। और इस बात को आप थिन लिक्विड भी कह सकते हैं। पहले था जो अच्छी कम्युनिटीज़ के बीच में अच्छे रिलेशंस थे, इसको कहते थे थिक लिक्विड। आज हो रही है उस चीज़ को कहते हैं थिन लिक्विड। कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, मतलब ये आपके वैल्यू एडिशन के लिए हैं ये वर्ड्स। आप चाहें तो इनको ऐसे इसमें यूज करोगे। देखिए अब सॉफ्टवेयर कम्युनिटी की बातें हैं, हार्डवेयर कम्युनिटी की बातें हैं, इनको ऐसे में यूज करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली वैल्यू एडिशन होगा। अगला जो आर्टिकल है वो देख लेते हैं। अगला आर्टिकल जो है डीमोनेटाइजेशन का ये आर्टिकल है। आपको पता होगा कंटेक्स्ट डीमोनेटाइजेशन तो हमारे देश का अभी तक का सबसे बड़ा, अगर इकोनॉमी में बिगेस्ट रिफॉर्म कहा जाए तो शायद गलत ही हो जाएगा, क्योंकि एलपीजी थी शायद सबसे बड़ा रिफॉर्म तो ना, हाँ पता नहीं, देख लीजिए। मतलब कहने का मतलब है वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म। और करप्शन को कम करेगा। करप्शन को कैसे कम करेगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि अब एक तरह से लोगों के पास में अगर पैसा ही नहीं रहेगा, लेकिन लोग करप्शन कैसे करते हैं। यहाँ पे 2 पर्सन मान लीजिए आप, विराट कोहली मान लीजिए और धोनी मान लीजिए। धोनी एक टीटी हैं, टिकट कलेक्टर, पहले इन्होंने काम किया भी था वैसे टीटीसी का। तो अब क्या है, विराट कोहली को टिकट्स बुक करवानी है लंबी दूरी की ट्रेन की, बड़ी यू कैन सी दैट जो है टियर 1 की सीट्स हैं, 4000 की एक है, 10 टिकट इनको बुक करवानी है। तो अब टिकट नहीं मिली, ये रिश्वत मांग रहे हैं हम। अब देखिए रिश्वत मांग रहे हैं तो इनको रिश्वत देनी पड़ेगी। वो कहेंगे कि टिकट तो नहीं है लेकिन आप जो टिकट के पैसे मुझे दे दीजिए। तो किराया लंबी दूरी का 6000 है मान लीजिए, तो कहते हैं किराया मुझे दे दीजिए आप, 60,000 मुझे दे दीजिए। तो अब देखिए 60,000 तो इन्हें तभी देंगे ना जब इनके पास ब्लैक मनी होगा, नहीं तो वो इनकम टैक्स रिटर्न्स में कैसे दिखाएंगे भाई 60,000 मैंने रिश्वत दी, क्योंकि ट्रेन IRCTC में तो आएगा नहीं कि आपने टिकट खरीदिए, तो कहाँ इन्वेस्ट किए। तो मतलब आपको दिखाना पड़ेगा ना इनकम टैक्स रिटर्न्स में। ये तो छोटा एग्जाम्पल है, देखिए इसमें लूप होल हो सकता है जो मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन एक छोटा एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ये करप्शन लोग तभी करते हैं कि तब उनके पास खुला कैश होता है। जब उनके पास खुला कैश ही नहीं होगा तो करप्शन करेंगे कैसे। और थोड़ा एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेट हो गया शायद। सीक्रेसी क्या है, और सीक्रेसी देखिए जो सीक्रेसी में बढ़ती गई उससे देश के लोग हैरान हो गए। और इस तरह से कोई पॉइंट भी आप इंटरलिंक करके ऐसे में यूज कीजिए। जैसे इंडिया को हमेशा एक सॉफ्ट पावर कहा जाता है कि इंडिया बड़े डिसीजन नहीं ले सकता, तो अब ये ऐसे में यूज कर सकते हैं, इंडिया इज नो मोर सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर सिर्फ इंटरनेशनल टर्म्स में नहीं होता, हर टर्म में होता है।
और ये एशियन ड्रामा गुरनार मेडल का एक कंसेप्ट था, ये छोड़िए, शायद ये ज़रूरी नहीं है। मतलब सॉफ्ट पावर नहीं है, इंडिया बड़े डिसीजन ले सकता है। और बाद में इसमें हिस्ट्री दी गई है, कैसे हिस्ट्री में यूएस में ये स्टेप आया, यूरोप में प्रपोज किया गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ये बल्क में कैश ट्रांसफ़र होती है उससे ड्रग ट्रैफिकिंग भी आती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यानी काले धन से सफ़ेद धन में कन्वर्ट करना, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई नया पॉइंट नहीं है। एक ये केस स्टडी भी दी इन्होंने, चैन दी है कैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये एग्जांपल दिया है। जैसे कैश है, कैश ट्रांसफ़र होता है फ्रांस से बेल्जियम में, उससे गोल्ड खरीदा जाता है, फिर बेल्जियम से वो दुबई जाता है जहाँ ज्वेलरी प्रोड्यूस की जाती है, वही ज्वेलरी इंडिया में बेची जाती है प्रॉफिट के लिए, और वही फिर बाद में फ्रांस से वापस जाती है। तो ये एग्जांपल है कि कैसे ट्रांजैक्शन लेती है और बल्क नोट्स की, और कैसे मनी लॉन्डर्ड होती है, इस तरह का एग्जांपल है समझाने के लिए। और आगे क्या देखिए, आगे तो रिपीटेड पॉइंट्स ही हैं। कौन कौन से पॉइंट्स ये हैं कि शॉर्ट टर्म पेन है, डिफ्लेशन आएगी, इससे ब्लैक टू वाइट इकोनॉमी हो जाएगी हमारी, टैक्स लोग ज़्यादा देंगे, तो ये तो सच है। देखिए लोग अब ये जो प्रहार है ब्लैक मनी पे, ब्लैक इकोनॉमी पे, इससे लोग अभी ज़्यादा मोटिवेट होंगे टैक्स देने के लिए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का बढ़ने वाला है अभी, और अब लोगों को कन्वर्ट करना मुश्किल है। जो लोगों के पास कैश अभी पड़ा है उनके लिए बहुत मुश्किल है कि रियल एस्टेट में उनको कन्वर्ट कर पाना या फिर गोल्ड में कन्वर्ट पाना, क्योंकि सरकार ने कहा है कि गोल्ड ट्रांजैक्शंस अगर कुछ लेवल से ज़्यादा होती है तो पैन कार्ड दीजिए आप, पैन कार्ड अगर देंगे तो वो इनकम टैक्स में आ जाएगा। और यही हवाला वाले भी अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं पुराने नोट्स। हवाला नेटवर्क क्या होता है, देखिए जैसे आपको किसी भी देश से, आप एग्जांपल मान लीजिए पाकिस्तान से इंडिया में पैसे मंगाने हैं आपको, तो यहाँ पे दोनों देशों के बीच में एक नेटवर्क होता है। यानी इंडिया में यानी पाकिस्तान से पैसे मंगवाने हैं तो पाकिस्तान में वो किसी बंदे को पैसे देंगे और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी पाकिस्तान में बी काम कर रहा है, यहाँ पे ए काम कर रहा है, और यहाँ पे ए को पैसे मंगवाने हैं बी से, तो पाकिस्तान बी बंदा क्या देगा, हवाला नेटवर्क को पैसे देगा, और कुछ बीच में हवाला नेटवर्क का कमीशन होगा और वही पैसे पहुंच जाएंगे इंडिया में। वो सारी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी हो, गुम हो, कैसे भी हो, इस तरह से पैसे पहुंचाया जाता है। अब तो वो पैसे लेंगे नहीं, देखिए हवाला वाले, तो इसे टेरर फंडिंग पे लगाम लगेगी। तो अब क्या है, अगला मूव क्या होना चाहिए? अगला मूव, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बेनामी प्रॉपर्टी है, वो अगला मूव होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी पड़ी है और ब्लैक इकोनॉमी यहीं से चलती है। तो एक लेवल के बाद तो अभी ये इस पे फर्क पड़ेगा, लेकिन अगला जो मूव है बेनामी प्रॉपर्टी, हमने देखा बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट भी अभी आया था, 1 नवंबर से वो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लागू हो गया है। और जीएसटी का भी फर्क पड़ेगा लैंड ट्रांजैक्शंस पे, क्योंकि देखिए अभी ये धीरे धीरे स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले हैं। स्टाम्प ड्यूटी कम होएगी तो रियल जो रेट्स हैं वो रजिस्ट्री में दिखेंगे, रियल रेट्स दिखेंगे तो लोगों को कम ज़्यादा पैसे दिखाने की जरूरत ही नहीं है। आज रजिस्ट्री होती है 40,000 की, लेकिन मार्केट में उसका रेट होता है 40 लाख। अब देखिए यहीं से तो ब्लैक मनी प्रोड्यूस होती है। 40,000 दिखाए आपने इनकम टैक्स में, लेकिन उसका रेट है 40 लाख, तो देखिए इस पे तो टैक्स आपने भरा ही नहीं ना, आप रजिस्ट्री आपकी कम रुपयों की है। तो ये अच्छा कंसेप्ट है, इकोनॉमी में हम डिस्कस करेंगे कैसे सारी ब्लैक मनी प्रोड्यूस होती है और कैसे यूज़ करते हैं हम। देखिए सारे के सारे पॉइंट्स, हर चीज़ पर विस्तार से डिस्कशन तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्कशन करनी होती है सिर्फ आधे घंटे तक, और सारे के सारे पॉइंट्स तो डिटेल में हम नहीं डिस्कस कर सकते। तो कभी कभी अगर आपको लगे कि सारे पॉइंट्स नहीं डिस्कस हुए हैं तो डिटेल में, तो प्लीज़ इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब अगला जो है इलेक्ट्रोल फंडिंग, सबसे ज़्यादा यहीं से करप्शन आता है, सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी यहीं से प्रोड्यूस होती है। तो अगला स्टेप ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रोल फंडिंग पर लगाम लगाई जाए, ऑनलाइन वोटिंग लाई जाए, और अभी ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल जाने की जरूरत है, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की जरूरत है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डिजिटल इंडिया को सिक्योर भी रखे, क्योंकि अब देखिए इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन अब डिजिटली हो रही है। इवन जो पानी पूरी गोलगप्पे वाले भी पेटीएम से पैसे ले रहे हैं। तो अब देखिए अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे काम भी करे, ऐसा ना हो जैसे पिछले दिनों आया था कि 32 लाख डेबिट कार्ड्स का डेटा चोरी हो गया था, कुछ इस तरह का हो। तो बस यही पूरा आर्टिकल है। अगला जो आर्टिकल है वो पोल्यूशन का है। ये देखिए अभी हमने कौन सा आर्टिकल डिस्कस किया, अभी हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया, ये पोल्यूशन का आर्टिकल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी नए पॉइंट हैं वो अभी डिस्कस करेंगे। ये जापान का आर्टिकल है, कल भी हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था, तो ये हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो लास्ट आर्टिकल हम ये डिस्कस करने वाले हैं पोल्यूशन का। तो ये देखिए पोल्यूशन इशू हम डिस्कस कर चुके हैं, जो भी नए पॉइंट हैं इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो पटाखे जलाने का जो इशू है वो सिर्फ एक नॉर्मल इशू नहीं है, इससे पोल्यूशन नहीं आता, इट्स एक्ट ऑफ वायलेंस। एक्ट ऑफ वायलेंस कैसे? तो ये तो देखिए दूसरे लोगों को
ना सिर्फ फिजिकली नुकसान पहुंचाना। एक देखिए नॉइस पोल्यूशन तो ये फैलाते ही हैं, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी डालते हैं बंदों पर, एंजाइटी लाते हैं, यानी उनकी मानसिक स्थिति पर फर्क पड़ता है। तो डेफिनेटली ये एक्ट ऑफ वायलेंस है, ऐसा आर्टिकल लिखने वाले कहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट डैमेज होता है। तो बात होती है कंपनसेशन देने की, पटाखों जलाने से नहीं, वैसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट हमारा डैमेज होता है। तो बात कहते हैं जैसे डैम बनाया, एनवायरमेंटल डैमेज हो गया हमारा एनवायरमेंटल, तो बात करते हैं कि कंपनसेशन दे दीजिए। लेकिन मुद्दा यह है कि कंपनसेशन कितनी हो यह भी तो कोई पैरामीटर है नहीं। गवर्नमेंट तो हमेशा कम ही कहती है कंपनसेशन कम हो, अगर इंडस्ट्रीज़ को देना हो तो वो ज़्यादा खाएंगे, मतलब गवर्नमेंट कहेगी आप ज़्यादा दीजिए। तो देखिए इन्वायरमेंट की जो क्षतिपूर्ति होती है उसको एक लेवल पर भर पाना बहुत ही मुश्किल है, और लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। लोग समझते नहीं है इस चीज़ को कितना इफेक्ट होगा सोसाइटी पर। जैसे पटाखे जलाने वालों ने पटाखे जला तो दिए, अब दिल्ली में किस तरह की प्रॉब्लम आई वो तो पहले उन्होंने नहीं समझी। तो पटाखे जलाने आपका तो 2 मिनट के मजे हैं, लेकिन सोसाइटी पर इसका कितना फ़र्क पड़ता है इस बात को लोग नहीं समझते। तो प्रिकॉशनरी सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए, यानी पहले से गवर्नमेंट को तैयारी करनी चाहिए कि पटाखों पर बैन हो। मतलब ये आर्टिकल पटाखों पर नहीं है, पटाखों का सिर्फ एक शुरू में एग्जाम्पल था। मेन इस पर आर्टिकल में फोकस एनवायरमेंट पर ही है, लेकिन पटाखों का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं बार बार। अब देखिए जो एनवायरमेंट की डिग्रेडेशन होती है उस पर हमारी जीडीपी पर बहुत फर्क पड़ता है। यानी अब क्या पिछले साल का डेटा माना जाए तो 2013 का 5.7% जीडीपी हमारी ख़त्म हो गई इससे एनवायरनमेंट से डैमेज पे। और एक एक्सटेंट के बाद में अगर एनवायरनमेंट ज़्यादा डैमेज हो जाए तो उसको ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे आप गंगा यमुना का एग्जांपल ले लीजिए। गंगा यमुना ये जो रिवर्स हैं बहुत ज़्यादा मैली हो गई हैं, राम तेरी गंगा मैली हो गई, और अब इसे ठीक भी नहीं हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी, पहले भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, राजीव गांधी ने एफर्ट्स लगाए, गंगा बेसिन अथॉरिटी मनमोहन सिंह जी ने स्टार्ट करी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी स्टार्ट की, अभी जो थी ये नमामि गंगा स्कीम चला रखी है, लेकिन बहुत दिक्कत आ रही है। और देखिए स्वच्छ भारत जो अभियान चला रखा है वो सिर्फ पब्लिक हैबिटेट के लिए नहीं है, यानी वो सिर्फ म्यूनसिपल पार्टीज और गवर्नमेंट के लिए नहीं है, वो पर्सनल अभियान भी था, पर्सनल हैबिटेट के लिए भी है। फिर भी आपने देखा होगा जैसे अभी कूड़ा यहाँ वहाँ फेंकते हैं और व्हीकल्स यूज़ करते हैं, सिर्फ पूरी गाड़ी खाली, सिर्फ एक बंदा उस गाड़ी को यूज़ कर रहा है, पटाखे जलाए जा रहे हैं, तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है क्लीन इंडिया मिशन का, लोग समझ नहीं रहे हैं। वैसे तो देखिए बात आती है, हम जब भी कोई बात आती है तो कहते हैं जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो इंडिविजुअल सोसाइटी है और हमारी सोसाइटी है वो कम्युनिटी सोसाइटी है, हम साथ मिलकर चलने वाले लोग हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो राइट्स दिए गए हैं कम्युनिटी राइट्स दिए गए हैं, आप देख लीजिए आर्टिकल 29, 30 मान लीजिए माइनॉरिटी को, और रिलीजन बेस्ड आर्टिकल दिए गए हैं 25 से लेकर 28 तक। लेकिन जब ये स्वच्छता की बात आती है तो देख लिए इंडिविजुअलिज्म पर ध्यान देते हैं हमारे लोग, सोसाइटी के लोग। कूड़ा फैला देंगे, ऐसे नहीं सोचेंगे सोसाइटी को कितना नुकसान हो रहा है। और देखिए ये सब चीज़ें हैं और आदतें हैं जो हैं बिहेवियरलिज्म की आदतें हैं, बस ऐसे में यूज़ करने के लिए, एथिक्स में यूज़ करने के लिए हैं। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि इंडिविजुअलिज्म और कम्युनिटेरियन, इस तरह के पॉइंट्स। सॉल्यूशन क्या निकलता है? सॉल्यूशन तो ये निकलता है कि वाइड स्केल जो एक अनाउंसमेंट की जाए, अवेयरनेस अभियान चलाया जाए। एग्जाम्पल दे रही हैं स्कूल का, जैसे स्कूल में एग्जाम्पल दे रही हैं कि फोकस किया जाए, पेरेंट्स पे भी फोकस किया जाए, चिल्ड्रंस पे भी फोकस किया जाए कि वो इनलैंड स्कूल्स में वो है अंदर पेड़ पौधे उगाएं और पेड़ पौधों को पानी दें, उन पर मिट्टी चढ़ने से रोकें और कम से कम व्हीकल्स यूज़ करें। ये सारे पॉइंट्स जो बेसिक पॉइंट्स वो होते हैं। रिवार्ड की बात करते हैं, किसान ना जलाएं फसलों को, रिवार्ड हो। और इसी तरह की एक अलग एग्जाम्पल देते हैं कि कैरेट हार्डिन, ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स, ये एग्जाम्पल इन्होंने कंसेप्ट दिया था। ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स क्या होते हैं? देखिए जो हमारे ग्लोबल कॉमन्स हैं, ग्लोबल कॉमन्स जैसे सीज का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स है। सीज मान लीजिए आप, जो समुद्र है, ये पर्टिकुलर किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब वही बात है ना, मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मतलब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मतलब दोनों सिनेरियोज में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं समुद्र को ठीक करना। इसलिए सीज को यानी ग्लोबल कॉमन्स और भी जितने भी हैं, जैसे अंटार्कटिक मान लीजिए, आर्कटिक मान लीजिए, ये सारे जो हैं ये ग्लोबल कॉमन्स हैं और ये इन पर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। यही हो रहा है हमारे देश में एनवायरनमेंट के ऊपर में। यह किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो इसलिए इनको ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए टाइम आ गया है, वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट को, जनता को, कम्युनिटी को, समाज को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी।
तो बात यही है, हमारे आने वाली सोसाइटीज़ को हम क्या देने वाले हैं? क्या हम उनको यही तरह का, इस तरह का जो दिल्ली में हुआ धुएं का बादल देने वाले हैं, या एक अच्छा इन्वायरमेंट देने वाले हैं? यही मुद्दा है। आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।